नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उस जजमेंट की इस समय आवश्यकता थी और मुझे साथ में ये भी लगता है कि हालांकि मैं कभी भी कोई लेक्चर देते समय किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप हमारी बात को हमारे जो 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 लेक्चर है इस लेक्चर को फॉरवर्ड करें, लेकिन मैं आप सभी से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लेक्चर को आप घर घर में सर्कुलेट करिए, क्योंकि ये भारत में वक्फ को लेकर दिशा दशा तय करने वाला जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि क्या आप इस लेक्चर को अपने जानने वालों में 100, 200, 500, 1000 लोगों को कह के सुनवा सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही सॉल्यूशन है आज की इंफॉर्मेशन के टाइम का। मैं जजमेंट पर आता हूं। वक्फ के मामले में हम सबकी बहुत सारी चिंताएं हैं देश में, और वक्फ के मामले में चिंताएं होना स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आपने सुने होंगे जिसमें यह कहा गया कि किसी भी प्रॉपर्टी पर हाथ रख दिया तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया और क्लेम करने के बाद वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। नो अपील, नो दलील, ये वो सब। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में जो कि वक्फ पर चढ़ा हुआ है, वक्फ पर चढ़ा हुआ से मतलब है कि वो वक्फ के रिकॉर्ड पर है, सर्वे हो चुका है, ट्रिब्यूनल क्वालिफाई हो चुका है और वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है एज पर वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट 1995 की बात करें या वक्फ एक्ट उससे पहले की बात करें, वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि राजस्थान सरकार ने 2010 में कोई जमीन अलॉट की माइनिंग के पर्पस से, और माइनिंग के पर्पस से जब जमीन अलॉट हुई जिंदल ग्रुप को, तो उस जमीन पर जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक बड़ा सा चबूतरा 500-700 फीट का जो भी एरिया रहा हो वो बना हुआ है, उस पर एक दीवार बनी हुई है। अब राजस्थान में जो माइनिंग करने वाली कंपनी है उसको वो जगह चाहिए, चूंकि अलॉट हो गई है उसको। अंजुमन कमेटी वहां पर एक बैठती है, हम सबने अंजुमन कमेटी की बात सुनी होगी, देश भर में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अंजुमन कमेटी ने उस पर एक्शन लेना चाहा और ये कहा कि साहब ये जगह प्रोटेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लिखा, वक्फ बोर्ड ने सरकार को लिखा, लेकिन सरकार तो जमीन अलॉट कर चुकी थी, इसलिए ये तो संभव नहीं था। हालांकि फिर वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि वो वक्फ में प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है, वक्फ ने उसकी बाउंड्री करनी शुरू कर दी, वक्फ ने उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। भैया वक्फ पर हमारी चढ़ी हुई आज से नहीं चढ़ी हुई, 1963 से चढ़ी हुई है। 1963 के बाद दोबारा जब वक्फ एक्ट 1995 बनाया तो दोबारा सर्वे हुए, दोबारा सर्वे में भी वक्फ में चढ़ी हुई है। सर्वे कमीशन, मैं इस विषय में थोड़ा सा आपको बताऊं कि तरीका यह है कि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, अपनी वेबसाइट पर चढ़ाता है। तो जब वो क्लेम करता है वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो सर्वे करवाता है, सरकार को लिखता है, सरकार उस पर सर्वे कमीशन रहता है। सर्वे कमीशन उस स्थान पर जाता है, डॉक्यूमेंट देखता है, सारी व्यवस्था देखता है, कब्जा और जो भी उसको देखना होता है वो देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए देखा जाता है। मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करूं तो मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले लीगली तरीका यह है कि तहसीलदार, पाटीदार या जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं तहसीलदार, वो जाकर डॉक्यूमेंट्स को मुआयना करेंगे, जगह को मुआयना करेंगे और करने के बाद ऑब्जेक्शन मांगेंगे। ऑब्जेक्शन जब नहीं होते तो फिर दाखिल खारिज करेंगे। वैसे ही वक्फ अगर क्लेम करता है तो एक सर्वे कमीशन बिठाया जाता है, वक्फ का सर्वे कमीशन होता है। सर्वे कमीशन स्थान पर जाता है, उसका सर्वे करता है और कहता है नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वक्फ की प्रॉपर्टी कहने के बाद वो वक्फ बोर्ड अपने में चढ़ा लेता है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो वक्फ ट्रिब्यूनल पर उसका ऑब्जेक्शन चला जाता है, वहां मुकदमा लड़ता है, उसके बाद वो हाई कोर्ट चला आता है। इस मामले में क्या हुआ कि वक्फ कमीशन 1963 में उसने रिकमेंडेशन कर दी कि हाँ वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर 1995 के वक्फ कमीशन के अनुसार फिर से रिकमेंडेशन हो गई कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वक्फ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद ये कैसे अलॉट की जा सकती है और इस पर माइनिंग का वर्क नहीं हो सकता, इस जमीन पर कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान सरकार खड़ी हुई या वक्फ बोर्ड खड़ा हुआ। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में, सबसे पहले ये राजस्थान हाई कोर्ट में मामला गया था, वक्फ बोर्ड ने राजस्थान हाई कोर्ट में ये कहा कि साहब ये आर्टिकल 226 के तहत डिसाइड नहीं होना चाहिए, ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा भाई वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर हम बैठे हुए हैं, आर्टिकल 226 में सारे राइट हमारे पास होते हैं कि हम नीचे किसी भी अदालत का मुकदमा सुन सकते हैं, इसलिए किसी भी ट्रिब्यूनल का मुकदमा सुन सकते हैं, इसलिए हम उसको सुनेंगे। उसने क्या किया कि एक स्पेशलिस्टों की कमेटी बिठा दी, और मैं आपको बताऊं वो कमेटी जो बैठी हाई कोर्ट की तरफ से, उस कमेटी ने 2021 में रिपोर्ट दाखिल की। अब इस कमेटी पर डिस्प्यूट खड़ा किया गया, कमेटी पर डिस्प्यूट यह खड़ा किया कि आपने जो कमेटी एक्सपर्ट कमेटी बैठाई है इसमें हमारी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं है, वक्फ बोर्ड का कोई व्यक्ति नहीं है, वो भी सर समाधान निकाले गए। बाद में हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है और यह संपत्ति आपकी नहीं हो सकती अब, और माइनिंग के लिए इसको खुला छोड़ा जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड का कहना था कि जब हमारी 63 में वक्फ चढ़ी हुई है, जब हमारी 2012 में वक्फ चढ़ा दी गई, उसमें सेटलमेंट हो गया, 2012 में वक्फ चढ़ी हुई है, और तो फिर ये आप कैसे कह सकते हो कि ये वक्फ नहीं। 1995 के एक्ट का हमने पालन किया, पुराने वाले कानून का पालन किया, इसलिए प्रॉपर्टी तो वक्फ की है। इस पर एक चबूतरा बना हुआ है, उस पर एक दीवार बनी हुई है, ये नमाजियों की जमीन है, यहां नमाज पढ़नी चाहिए, यहां नमाज पढ़ने की अनुमति है, और ये जमीन हमारी है कुल मिलाकर, इसलिए माइनिंग इस पर नहीं हो सकती। अब इस जजमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चलाया, चूंकि हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि नहीं जमीन तो उनकी है, सुप्रीम कोर्ट चलाया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले फंस गए। मामले क्या फंस गए? सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बहस हुई, उस बहस में जितना मैंने बताया वो सब कुछ हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं इस लेक्चर के नीचे दोनों इंग्लिश में और हिंदी में जो नोटिफिकेशन है वक्फ एक्ट 1995 का, उसको लगाऊंगा तो आप उसको देख पाएंगे। सेक्शन 3R जो इंग्लिश में है और धारा 3 दा हिंदी में है, जिसमें यह कहा गया कि प्रॉपर्टी वक्फ की होती कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को उस प्रॉपर्टी पर ले गया। तो सबसे पहले तो यह आता है कि सर्वे आप छोड़ दीजिए कि आपने सर्वे क्या किया, आप ये छोड़ दीजिए कि आपने रिकॉर्ड में क्या चढ़वाया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मामला यहां पर फंसता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है। क्या वक्फ एक्ट की धारा 3 जो कहती है, उस धारा 3 में जो वक्फ की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में ये प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती है। मैं हिंदी में जो धारा 3 दा है उसको पढ़कर सुनाता हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी संपत्ति जो मुस्लिम विधि के अनुसार पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना जाए, वो चाहे जंगम हो चाहे स्थावर, जंगम मतलब मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो प्रॉपर्टी वक्फ होगी अगर नंबर 1 कुछ ये शर्तें पूरी करता है। उपयोगकर्ता कोई वक्फ बनाता है और अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को देता है। क्या कह रहा? उपयोगकर्ता द्वारा कोई वक्फ, किंतु ऐसे वक्फ का केवल इस, तो उपयोगकर्ता ने वो वक्फ दे दी, यानी कि मेरी ओनरशिप है, मेरी ओनरशिप में मैं अपनी संपत्ति का उपयोग करता हूं, और उपयोग मैं वक्फ के पर्पस से करता हूं, यानी कि पायस पर्पस से मैं अपनी संपत्ति का, मैंने अपने घर में मस्जिद बना रखी है, मैंने अपने घर में इमाम बाड़ा बना रखा है, या हमने अपने घर में कुछ और करते हैं, और मैं उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, यानी कि मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, ओनर उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वक्फ पर्पस से या पायस पर्पस से अल्लाह के उद्देश्य से करता है, भले ही वो व्यक्ति मर क्यों ना गया हो, लेकिन अगर वो उपयोग करता रहा है अल्लाह के पर्पस से तो फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। पहली शर्त। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि कोई भी संपत्ति डेडिकेट की गई हो, यानी कि संपत्ति को दिया जाना आवश्यक है। अगर संपत्ति दी नहीं गई है, यानी कि संपत्ति अगर ट्रांसफर नहीं की गई है, तो फिर वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी जो दी नहीं गई है, मतलब है मेरी संपत्ति या तो मैं उसको वक्फ के पर्पस से उपयोग करता हूं, पहली शर्त थी। अगर मैं वक्फ के पर्पस से उपयोग नहीं करता हूं तो मैंने अपनी संपत्ति डेडिकेट की है, मैंने संपत्ति अपनी दे दी कि भाई ये जो मेरी जमीन है, इस जमीन पर आप मस्जिद बना लीजिए, इस पर आप इमाम बाड़ा बना लीजिए, इस पर आप खानगाह बना लीजिए, जो भी मैंने वो डेडिकेट की है प्रॉपर्टी। कब डेडिकेट की ये मतलब नहीं, मैंने डेडिकेट की, मेरी संपत्ति थी। तीसरा उन्होंने कहा कोई ग्रांट दी गई हो, राज्य सरकार ने मशरत उल खिदमत, यानी कि जब हम खिदमत कर रहे थे राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने किसी रिलीजियस चैरिटेबल पायस पर्पस से मुस्लिम विधि के अनुसार आपको दे दी थी और ये कहा था कि यहां पर वो बना लीजिए।
अगर ये तीन शर्तें पूरी करता है, चौथी शर्त उन्होंने कहा कि वक्फ अल औलाद है। वक्फ अल औलाद होती है जो अपने बच्चों के लिए, औलाद के लिए वक्फ बनाई जाती है, और उसमें वो औलाद उस एक पार्टिकुलर भूमिका उसमें से रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी संपत्ति है और मैं अपनी संपत्ति पर वहां मस्जिद खोल देता हूं, तो वक्फ अल औलाद है, वो भी वक्फ बच्चे हैं वो मस्जिद खोल देते हैं और मस्जिद के लिए कर देते हैं और पब्लिक के लिए खोल देते हैं, तो वो संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी। या फिर किसी ने कोई डीड बनाकर आपको दे दी गई हो, या कोई फंड इस प्रकार का दे दिया गया हो कि भाई ये वक्फ के लिए दे दिया जाता है, अगर ये कंडीशनें सेक्शन 3R यानी कि 3R ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 की पूरी करता है, तो फिर वो संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस संपत्ति की आप बात कर रहे हो, ये संपत्ति ना तो किसी ने दान की है, ना किसी ने दी है, ना कोई इसमें इसका यूजर है, यानी कि ओनर, मैंने कहा ओनर जो यूजर हो उसका, ना ही इसको सरकार ने आपको अलॉट किया है, और ना ही ये जमीन आपको कहीं से वक्फ अल औलाद मिली है। फिर आप मुझे बता दीजिए, केवल स्ट्रक्चर बना हुआ है, दीवार बनी हुई है, लोग नमाज पढ़ते हैं, ये जमीन किस साधन से, किस विधि से ये वक्फ की प्रॉपर्टी होगी? क्या वक्फ का सर्वे जो किया गया है उसके आधार पर, या वक्फ ने प्रॉपर्टी अपने नाम चढ़ा ली इसके आधार पर? ये कोई आधार नहीं बनता कि आपने वक्फ की प्रॉपर्टी अपने नाम चढ़ा ली है या सर्वे वालों ने आपके नाम दे दी थी कि ये संपत्ति वक्फ की है। ये कोई वक्फ का नियम नहीं है, इसलिए ये संपत्ति आपकी नहीं है। इस संपत्ति को आपको छोड़ना होगा, और ये संपत्ति राज्य सरकार यानी कि जो अलॉट किया गया है उस अलॉटमेंट के अनुसार चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, मैं इस जजमेंट की आपको बात इसके आगे मैं बताऊंगा कि आदेश में ये जो बात है ये कितनी खतरनाक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कितना बड़ा जजमेंट है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग, हमारे देश के लोग जो परेशान है कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी ने बेच दी, उसका क्या सोल्यूशन है, यानी वक्फ की प्रॉपर्टी है, या मुस्लिम भाई जिनकी जमीन पर पड़ोसी अड़ोसी ने कह दिया नहीं ये वक्फ है, तो जबरदस्ती कब्जा हो गया और वो वक्फ में डिक्लेयर हो गई। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि बाकी देश में जो संपत्तियां हैं, जो सरकारी संपत्ति है, एवेक्यू संपत्ति है, या फिर वो नुजूल की जमीन है, या किसी सरकारी विभाग की जमीन है, इन जमीनों पर अगर आप मस्जिद बना लेते हैं, इन जमीनों पर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये जमीनों का क्या होगा, और कौन कौन सी ऐसी जमीनें हैं जिस पर आप सबको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सारी जमीनें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार खाली हो सकती हैं और उस मूल व्यक्ति के पास जा सकती हैं जिसकी वो जमीन है, जिसके पास उसके पेपर हैं, जिसकी उसकी ओनरशिप बनती है, जो कहता है कि इस पर क्लेम मेरा बनता है। इसके अतिरिक्त अगर वो राज्य सरकार की जमीन है तो वो राज्य सरकार को जा सकती है। आपको केवल इस व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार को चिताना है और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का लगाना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसकी जो साइटेशन है वो है वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस जिंदल सॉ लिमिटेड एंड अदर्स। क्या? वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस जिंदल सॉ लिमिटेड। इसी शुक्रवार का जजमेंट है जो अलविदा की नमाज हुई है, रमजान का महीना चल रहा है, अलविदा की नमाज हुई है। अलविदा की नमाज का मतलब है 29 तारीख को, 29 अप्रैल सन 2022 का जजमेंट है। और इस जजमेंट को आप ले लीजिए, मैं इसका साइटेशन नीचे लगाऊंगा। आप इस जजमेंट को निकालकर किसी भी अधिकारी को कहिए कि अगर वक्फ में चढ़ी हुई है संपत्ति तो भी ये नहीं हो सकता, ये संपत्ति वक्फ की नहीं है, वक्फ को सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरी एक और बात, अभी जो हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है ज्ञान वापी के मस्जिद का। ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में भी जो पिटिशनर है उसने यही क्लेम किया है। क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि 1995 में जब नया वक्फ एक्ट बना तो नए वक्फ एक्ट ने ये कहा था कि इस पर पुनः सभी जितनी भी वक्फें देश भर में हैं उन पर पुनः सर्वे होगा और फिर से आपको वक्फ में चढ़ानी पड़ेगी और आपको क्लेम करना पड़ेगा। अगर आप वो क्लेम नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि जो पुरानी वक्फ एक्ट के अनुसार जमीनें चढ़ी हुई हैं वक्फ में, वो वक्फ नहीं है। फिर से मैं बताता हूं,
1995 में जब वक्फ एक्ट नया बना, उससे पहले जितनी भी वक्फें पुरानी बनी हुई हैं, चाहे वो 1895 से बनी हो, 1956, 55, ऐसे कुछ कानून पास होते रहे समय समय पर वक्फ के, उनके अनुसार अगर वो वक्फ चढ़ी हुई है, चाहे 47 की वक्फ चढ़ी हो, 50 की सब वक्फ चढ़ी हो, सन 1920 की वक्फ चढ़ी हो, 1970 में वक्फ चढ़ी हो, 1980, 90, 95, 94 में वक्फ चढ़ाई गई हो, तो 1994 में भी अगर नई वक्फ बनी है तो उसको भी 1995 के कानून के अनुसार फिर से क्लेम करना पड़ेगा, और फिर से क्लेम करते हुए नए सिरे से उसका सर्वे होगा, और उस नए सर्वे के अनुसार उसको रिपोर्टिंग होगी कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, यानी कि नए सिरे से उसका सब कुछ कागज खंगाले जाएंगे। अगर वो सर्वेयर उस पर सेटिस्फाई होता है तो जमीन वक्फ पर चढ़ा दी जाएगी, नहीं तो जो क्लेम करने वाले लोग हैं वो वक्फ ट्रिब्यूनल पर क्लेम कर सकते हैं। और अभी इस जजमेंट से आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि आप सीधे हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 में आ सकते हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल भी अगर नहीं मामला बनता है तो सीधा आप हमारे पास आ जाइए। वो इस पर विभिन्न प्रकार की बातें रहती हैं। अब इस पर अंजुमन कमेटी की बात आई, तो अंजुमन कमेटी ने जब क्लेम किया कि इस पर हम नमाज पढ़ेंगे, तो वक्फ बोर्ड ने कहा अंजुमन कमेटी के खिलाफ मुकदमा एफआईआर होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा एफआईआर होनी चाहिए, और इन्होंने जो कुछ भी यहां पर किया है, इस जमीन से जो भी लाभ लिए हैं उसका पैसा इन पर पेनल्टी के रूप में लगना चाहिए। यानी कि वक्फ बोर्ड के अतिरिक्त अगर कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी अपने आप को कमेटी कहती हो, मदरसा कमेटी कहती हो, कोई मस्जिद कमेटी कहती हो, उसका राइट नहीं है, सिर्फ वक्फ का राइट है। ये बात आ गई, इसलिए ये बात तो क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। 1947 में, बल्कि 1945 में यह तय हो गया था कि हिंदुस्तान आजाद होने वाला है, इसीलिए 1946 में जिन्ना ने मारकाट शुरू कर दी थी, वो पाकिस्तान मांग रहा था। 1946 में भारत में दंगे हुए। 1945 के बाद 1945-46 में तमाम तरह के नवाब, तमाम तरह के मुसलमान, तमाम तरह के अमीर जो भारत में राज्य कर रहे थे और उन्होंने ये तय किया था कि वो पाकिस्तान जाएंगे, उन्होंने एक तरीका निकाला कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन मिली, यानी कि बंटवारे में 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन मिली। भारत में 13% मुसलमान थे, जबकि 25% जमीन दी गई, यानी कि जितनी जमीन उनको आवश्यकता थी उस समय हमारे भारतवर्ष में आज 32 लाख, 42 लाख, 43 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल जमीन हुआ करती थी। अगर मैं 13% की बात करता तो आप सोचकर देखिए कि कितनी जमीन उनको मिलनी चाहिए, मोस्टली 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर की। लेकिन उस समय नेहरू गांधी ने यह तय किया कि इनको जमीन ज्यादा दी जाए, 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में दी, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान शामिल है। ये 10,38,000 किलोमीटर जमीन इनको मिल गई, तो ये यहां से माइग्रेट करके वहां जाने लगे। लेकिन अब यहां पर जो तमाम हजारों लाखों एकड़ जमीन ये कब्जे में है, इतनी जमीन जितनी जमीन दी, 13% मुसलमान है तो उस हिसाब से 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जे में भी होनी चाहिए। तो 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन या 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी मैं मान कर चलूं, वो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर इन लोगों ने 10 भाइयों में से 8 को पाकिस्तान ले गए, 2 को यहां छोड़ गए, 2 को वो जमीन का पोजीशन दे दिया या ट्रांसफर 46 में कर दिया या उसकी वक्फ बना दी या उसकी कोई कमेटी बना दी और कमेटी बनाकर 45-46 में चले गए। अब जो 46 में कमेटी बनाकर या 46 में जो वक्फ चढ़ा दी गई थी, 47 में बंटवारा हुआ, तो पहले से जो लोग यहां आए उनको जमीन नहीं मिल सकती थी क्योंकि जमीन तो वक्फ पर चढ़ी हुई है, जो इल्लीगल था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के अनुसार जो 1945 के बाद इस प्रकार की कोई भी डीड बनाई गई है, कोई भी कानून पास किया गया है, कोई जमीन ट्रांसफर की गई है, कोई किसी को ग्रांट किया गया है, वो सारे असंवैधानिक हैं। यानी कि 1945-46 में जब ये तय हो गया था कि वहां जाना है, क्योंकि यूएनओ में 45 में रेजोल्यूशन पास हो चुका था कि पूरे संसार को इंपीरियलिज्म से मुक्त करना है, तो ये नवाब लोग जो यहाँ के थे, जो यहाँ शहंशाह अपने आप को कहते थे, ये सब अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। इसलिए इनको मालूम था कि अब भारत स्वतंत्र हो ही जाएगा और पाकिस्तान का निर्माण चूंकि जिन्ना के कहने पर हो ही रहा था, या माउंटबेटन चाहते थे या नेहरू जी चाहते थे, जो भी थी, तो अब हमें जमीन वहां मिल जाएगी। इस जमीन का क्या करें? इस जमीन के लिए उन्होंने ये व्यवस्था करके रखी थी। अब बात यहां पर आती है कि सरकारी जमीनें, यानी कि उस समय की इवेक्यू प्रॉपर्टी, जो लोग वक्फ नहीं बनाकर जा पाए वो चले गए, इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा दीवार खड़ी कर ली, बोले यहां पर तो हम नमाज पढ़ते हैं साहब। तो वो
वो जमीनें जो इवेक्यू प्रॉपर्टी हैं, वो जमीनें जो शत्रु संपत्ति हैं, मतलब 1971 के युद्ध में, 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तान का साथ देने वाले हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए भारत सरकार की पकड़ की वजह से कि भारत सरकार अब हमें दंडित करेगी, उन सब की जमीनें जो भारत में पड़ी हुई थी, भारत में रहने वाले मुसलमानों ने जानबूझकर या कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर उसमें वक्फ में बना दी और वक्फ बनाकर वो प्रॉपर्टी संरक्षित कर ली। इसके अतिरिक्त जो नुजूल की संपत्ति पड़ी हुई है, कोई कारखाना पड़ा है, कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म पड़ा है, कोई पलटन की भूमि पड़ी हुई है, या नगर निगम की जमीन पड़ी हुई है, ग्राम पंचायत की जमीन पड़ी हुई है, वहां इन्होंने एक दीवार खड़ी कर ली और छोटी सी दीवार बना दी या छोटा सा वहां कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और वहां खोपड़ी मतलब वो वहां नमाज पढ़ने लगे। बाद में उन लोगों ने वक्फ को कहा कि भैया ये जमीन तो हमारी जन्म जन्मांतर से है, हम तो यहाँ नमाज पढ़ते आए। वक्फ ने उस पर क्लेम किया, चूंकि छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, सरकारें उतना ध्यान नहीं दे रही थी, कांग्रेस की सरकारें थी। आप सोचो 2014 से पहले क्या रहा होगा, तुष्टिकरण खूब फलटास चल रहा था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इन जमीनों को सर्वे करवाकर घोषित कर दिया कि साहब ये वक्फ की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने वो अपने मातहत ले ली। ऐसे पूरे देश में इस प्रकार की संपत्तियां जो वक्फ के पास नहीं जानी चाहिए, जिनकी कोई लीगल ओनरशिप नहीं है, केवल इल्लीगल कब्जे के आधार पर वक्फ बनी हुई हैं, इस जजमेंट के अनुसार ये इल्लीगल कब्जे की जितनी वक्फें बनी हुई हैं उन पर वक्फ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है और वो जमीनें जिसकी मूलतः जमीन है उसके पास वापस आनी चाहिए। हुआ क्या कि जमीन खाली पड़ी हुई है तो वहां पर एक स्ट्रक्चर सा बना दिया, कुछ मिट्टी विट्टी डालकर ऐसी तीन चार कब्रें टाइप की बना दी। मुसलमान वहां पर मालूम पड़ा कि लेखपाल आ गया, उसने वो जमीन वहां चढ़ा दी कागज पर कि भाई यहां तो ये बना हुआ है। भले ओनरशिप किसी की, खतौनी किसी के पास रखी हुई है, खसरा किसी के पास रखा हुआ है, महल किसी के उस पर चढ़ा हुआ है, लेकिन साहब उसने लेखपाल ने अपने रिकॉर्ड में चढ़ा दिया ये जमीन कब्जे में आज की तारीख में, यहां पर तो ये कब्रिस्तान बना हुआ है। अब अधिकारियों ने उस कब्रिस्तान को कभी ध्यान नहीं दिया, या कौन ध्यान देगा, वो रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। भविष्य में जब खेत वाले ने कहा नहीं जमीन हमारी है, तो उन्होंने कहा नहीं सर ये तो सब वक्फ है, ये तुम्हारी जमीन कहां से आ गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये वक्फ नहीं, मेरे पास खतौनी है। तो मामला जब चला तो तब तक वक्फ बोर्ड आ गया। वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि भाई ये तो तमाम तरह से चढ़ी हुई है और ये तो जमीन हमारी है। वक्फ पर सर्वे सरकार ने बिठाया, सर्वे सरकार ने अपने लोगों को ही बिठाया, क्योंकि उस समय बीजेपी तो थी नहीं जो सर्वे सही से करती। अब वो इन लोगों ने जो सर्वे किया उसके अनुसार जमीन चढ़ा दी। अब किसान अपनी जमीन का कागज लिए बैठा है आज भी, या नगर निगम कागज लिए बैठा है, ग्राम पंचायत कागज लिए बैठी हुई है, राज्य सरकार के पास नुजूल की जमीन पर चढ़ी हुई है, लेकिन साहब कब्जा है और उस आधार पर कौन हिम्मत करे, कौन जाए? और साहब ये चढ़ गई है, वक्फ में चढ़ गई है तो वक्फ की प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से ये कह दिया कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा जमीन आई कहां से, क्या जिसने जमीन दी उसकी ओनरशिप थी, क्या सरकार ने तुमको ग्रांट दी, क्या जिसकी जमीन थी वो उसको वक्फ के पर्पज से इस्तेमाल करता था, कोई पायस पर्पज से इस्तेमाल करता था। ऐसी 4 कंडीशनें क्या वक्फ औलाद थी जिसमें उसने ये बनाया था। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं कही जा सकती और इस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, इस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार मुझे लगता है कि आप ये लेक्चर पूरे देश में फैलाइए, एक एक व्यक्ति को इसको सुनना चाहिए, एक एक व्यक्ति के पास सूचना जानी चाहिए। अगर हम ऐसा करने में सफल हो गए तो पूरे देश में ऐसी बहुत सारी जमीनें हमारे देश में मिलेंगी और स्पेशली मैं कहता हूं 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो पाकिस्तान को दी गई, उतनी ही जमीन भारत में निकलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, जो इस प्रकार के कब्जों में है, जिनको मुक्त करवाना चाहिए। लेकिन देखिए सरकार कुछ नहीं करेगी, याद रखिएगा। योगी जी की सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ करना नहीं है, लेखपाल ने कोई अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करना है, लेखपाल ऑलरेडी ये चढ़ा रहा है। और देश में लेखपालों का जितना आतंक देश भर में है उतना किसी डिपार्टमेंट का नहीं है। लेखपालों ने अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो करते हैं और भूमाफियाओं का भरपूर साथ देते हैं। भूमाफियाओं में ही ये वक्फ बोर्ड भी भूमाफियाओं की संज्ञा में ही आ सकता है। अगर ऐसा है तो
इसके अतिरिक्त जो लीजें उस समय नवाबों ने की होंगी, जो अपने आप को राजा कहते थे उन्होंने की होंगी, वो लीजों की प्रॉपर्टी भी सरकारी संपत्ति है, क्योंकि सरकार अब उन नवाबों की जगह पर बैठ गई, सरकार उन राजाओं की जगह पर बैठ गई। इसलिए राजाओं को और नवाबों को और इंटरमीडियरीज इनको कहते हैं, इनके पास सिर्फ उतनी संपत्ति बची जितनी संपत्ति ये अपने द्वारा जोत वो खा रहे थे। सपोज उनके पास 150 बीघा जमीन थी, लेकिन 20 बीघे में ही ये फसल कर रहे थे, बाकी 120 बीघा जमीन इन्होंने किसी को किराए पर दे रखी थी, तो वो 120 बीघा जमीन इनके हाथ से चली गई, इनको केवल 20 बीघा जमीन बची। और इसके अतिरिक्त जो लीजें इन लोगों ने करके रखी थी 1947 से पहले, वो लीजें कोई 99 साल की थी, कोई 100 साल की थी, कोई 80 साल की थी, वो लीजें खत्म होने का अब नंबर आ रहा है, मतलब अब लीजें लगभग खत्म हो रही। उन लीजों पर वो पुनः वापस नवाब जमीन चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये था, वो था, फलाना था, ढिमाका था। बैठे पाकिस्तान में क्लेम करने यहां आते हैं, बैठे इंग्लैंड में है क्लेम करने यहां आते हैं। धीरे से इन्फिल्ट्रेट करके अपने बेटे को यहां भेज दिया है, अपना नागरिकता पाकिस्तान के ले चुके हैं, यहां पर बिठा दिया और यहां पर वो उस जमीन पर वो क्लेम कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के जितने कारनामे हैं वो सब राज्य सरकार की जमीनें हैं। हम सबको ध्यान देना होगा, भारत बचाना है तो भारत की इस लैंड जिहाद को, क्योंकि इस्लाम का एक विशेषता है कि वो भू राजनीतिक आंदोलन है। अब उसने पाकिस्तान लिया, कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान लिया तो वो सब उनको ले जाएंगे। उनका उद्देश्य यही था कि भूमि का टुकड़ा कितना बड़ा मेरे पास आ जाए और भारत में भी भूमि रह जाए, तो कुछ मुसलमान हम वहां ले जाएंगे और कुछ यहीं पर छोड़ जाएंगे, जिससे यहां की भूमि भी मेरी और वहां नई भूमि मेरी। तो कैसे किस प्रकार से ज्यादा भूमि हम ले सकें, भू राजनीतिक आंदोलन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप सब उस पर, देश भर इस पर काम करना शुरू करेगा। केवल संज्ञान देना है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को तो केवल आपको बताना है, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दीजिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। कोई एनजीओ बनाकर मुख्यमंत्री जी के भिजवा दीजिए, उस पर शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की जमीनों पर आपको पीछे सर्वे देखना पड़ेगा और पीछे से देखना पड़ेगा वाकई में ये जमीन आई कहां से। तो अब इस जजमेंट के अनुसार सोर्स ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड विल डिसाइड कि ये जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। मुझे लगता है हम सब इस पर काम करेंगे तो देश में कम से कम 8 से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस आ सकती है, जो जबरदस्ती का लैंड जिहाद के माध्यम से, जमीन जिहाद के माध्यम से कब्जा करके बैठे हुए हैं लोग। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो हिंदुस्तान पर भी गजवा हिंद और दारुल इस्लाम लाना चाहते थे। उनके इन मंशूबों को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट तभी फेर सकता है जब हम सब पूरे देश में इस बात की जानकारी हो। आप नहीं कर सकते, आप इसको फैला दीजिए। जितना आप फैला देंगे उसका परिणाम ये निकलेगा कि हम में से 1000, 1500, 5000, 10,000, 20,000 लोगों में से कोई एक तैयार होगा और धीरे धीरे करके देश में एक रेवोल्यूशन आएगा। हम सबको करना है, इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस जजमेंट को, जो मैंने आपको अभी बताया, इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप पूरे देश भर में जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए, उसका आपको लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।